नमस्ते। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इमारतों को सिर्फ पुरानी ईंट और पत्थरों के खंडहर के रूप में नहीं, बल्कि इतिहास के बेहद जटिल और शानदार दस्तावेजों के रूप में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये पुरानी इमारतें हमें मध्यकालीन राजाओं के बारे में आखिर क्या बता सकती हैं? सच मानिए, ये सिर्फ खूबसूरत ढांचे नहीं हैं, ये भव्य संरचनाएं अपने समय के बड़े बड़े राजनीतिक और तकनीकी रहस्यों को अपने भीतर छिपाए हुए हैं, जिन्हें आज हम एक एक करके डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट आज की हमारी रूपरेखा देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पत्थरों पर लिखे इतिहास से, फिर देखेंगे इंजीनियरिंग का विकास, 11वीं सदी के मंदिर, विशाल शिखर का निर्माण, राजनीतिक प्रचार के रूप में स्मारक और आखिर में जल, धन और न्याय। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। भाग 1, पत्थरों पर लिखा इतिहास, युद्ध और राजाओं से परे। अक्सर हम इतिहास को सिर्फ राजाओं और उनके युद्धों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन जरा कुतुब मीनार की वास्तुकला के बारे में सोचिए। इतनी ऊंचाई पर घुमावदार पत्थरों पर इतनी बारीक नक्काशी करना और अरबी में शिलालेख उकेरना, और वो भी बिना किसी आधुनिक क्रेन या लिफ्ट के, है ना हैरानी की बात। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि उस दौर के कारीगरों की असाधारण सोच और वास्तुकला के चरम का एक जीता जागता सबूत है। भाग 2, इंजीनियरिंग का विकास, गुरुत्वाकर्षण को चुनौती। हवा में इतनी ऊंची और विशाल इमारतों को टिकाना सच में गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देने जैसा था। सबसे बड़ी चुनौती थी कि इमारत के भारी वजन को कैसे संभाला जाए ताकि वो ढह ना जाए। पुराने और नए तरीकों के बीच का ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहले अनुप्रस्थ टोडा यानी ट्रैबिएट तकनीक का इस्तेमाल होता था। इसमें सीधे खंभों पर एक क्षैतिज बीम रख दी जाती थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि भारी वजन पड़ने पर इनके गिरने का डर हमेशा बना रहता था। फिर एंट्री होती है चापाकार या आर्कवेट तकनीक की। ये एक असली मेहराब या आर्क डिजाइन था जो सारे वजन को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से नीचे खंभों और आधार तक पहुंचा देता था। इसी तकनीक से विशाल संरचनाएं बनाना मुमकिन हो पाया। अब इन नई इमारतों की मजबूती का असली सीक्रेट जानते हैं? वो था कीस्टोन। ये मेहराब के बिल्कुल बीच में रखा जाने वाला एक फाननुमा या वेज शेप्ड पत्थर होता है। अलाई दरवाजा जैसी ऐतिहासिक इमारतें आज तक इसीलिए मजबूती से खड़ी हैं क्योंकि उनमें इस कीस्टोन और बेहतरीन क्वालिटी वाले चूना पत्थर के सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था। ये कीस्टोन पूरे स्ट्रक्चर को अपनी जगह पर मजबूती से लॉक कर देता है। भाग 3, 11वीं सदी के मंदिर और उनकी वास्तुकला, उत्तर बनाम दक्षिण। आइए अब कुछ असली उदाहरणों से इन शैलियों को समझते हैं और उत्तर व दक्षिण भारत के मंदिरों का अंतर देखते हैं। उत्तर भारत की नागर शैली में मंदिर ऊंचे चबूतरों पर बनते थे, जिनमें कई छोटे छोटे शिखर होते हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर। वहीं दूसरी ओर दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली बिल्कुल अलग है। तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर की तरह ये एक विशाल चारदीवारी के अंदर होते हैं और इनमें एक ही बहुत ऊंचा और भव्य शिखर होता है। चलिए एक छोटे से वर्चुअल टूर पर चलते हैं। चंदेल राजवंश के बनाए 11वीं सदी के कंदरिया महादेव मंदिर के लेआउट को देखिए। शुरुआत एक बहुत ही खूबसूरत सजे हुए प्रवेश द्वार से होती है। वहां से आप मंडप में आते हैं और फिर सीधे महामंडप में प्रवेश करते हैं। ये वो मुख्य हॉल था जहां नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। और बिल्कुल अंत में सबसे सुरक्षित जगह पर आता है गर्भगृह, जहां मुख्य देवता विराजमान होते हैं। इस खास और पवित्र जगह पर सिर्फ राजा, उनके परिवार और मुख्य पुजारियों को ही जाने की इजाजत थी। भाग 4, विशाल शिखर का निर्माण, पत्थर का भ्रम। अब जो बात हम जानने वाले हैं वो सच में बहुत ही दिलचस्प है। राजराजेश्वर मंदिर के शिखर को ही ले लीजिए, जो उस वक्त के सभी मंदिरों में सबसे ऊंचा था। ये कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से लगभग 2 गुना ऊंचा था। अब जरा सोचिए, इतनी ज्यादा ऊंचाई तक एक पिरामिड जैसी विशाल संरचना और 90 टन का एक भारी भरकम पत्थर, वो भी बिना किसी क्रेन के, कैसे पहुंचाया गया होगा? ये किसी रहस्य से कम नहीं है। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। उनकी प्लानिंग सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। प्राचीन इंजीनियरिंग का क्या बेजोड़ नमूना था वो। सबसे पहले मंदिर के शिखर तक पहुंचने के लिए मिट्टी का एक बहुत ही लंबा ढलान वाला रास्ता बनाया गया। फिर लकड़ी के बड़े बड़े रोलर्स का इस्तेमाल करके उन भारी पत्थरों को उस ढलान पर ऊपर की ओर लुढ़काया गया। एक बार जब पत्थर बिल्कुल सही जगह पर फिट हो गए तो निर्माण पूरा होने के बाद उस पूरे मिट्टी के रास्ते को बड़ी ही सावधानी से हटा दिया गया। है ना कमाल का आइडिया? और आपको पता है, ये ढलान वाला रास्ता कोई छोटा मोटा नहीं था।
ये पूरे 4 किलोमीटर लंबा था। जी हाँ, 4 किलोमीटर। इस ढलान की शुरुआत जिस जगह से हुई थी, उस गांव को आज भी चारूपल्लम कहा जाता है। इसका मतलब ही है ढलान वाला गांव। सोचिए, इतिहास आज भी उस गांव के नाम में कैसे जिंदा है। भाग 5, राजनीतिक प्रचार के रूप में स्मारक, जनसंपर्क अभियान। इंजीनियरिंग से थोड़ा बाहर निकलकर अब इन इमारतों के पीछे के सामाजिक और राजनीतिक मकसद को समझते हैं। मध्यकाल में इतने विशाल मंदिर बनाना असल में एक बहुत बड़ा पब्लिक रिलेशंस या पीआर अभियान हुआ करता था। राजा राजराजदेव ने तो अपने बनाए मंदिर के भगवान का नाम ही राजराजेश्वर रख दिया। इसके पीछे सीधा सा मकसद था आम जनता को ये दिखाना कि राजा और ईश्वर के बीच एक बहुत गहरा संबंध है। एक तरह से वो अपनी सत्ता को ईश्वरीय बता रहे थे। तो यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात ये है कि ये मंदिर सिर्फ पूजा करने की जगह नहीं थे, ये वास्तुकला के रूप में सत्ता का राजनीतिक प्रचार थे। मंदिर का मुख्य देवता शक्तिशाली राजा का प्रतीक था और मंदिर में मौजूद छोटे देवता राजा के सहयोगियों और दरबारियों को दर्शाते थे। अगर आप ध्यान से देखें तो मंदिर का पूरा लेआउट असल में राजा के साम्राज्य का ही एक छोटा सा मॉडल हुआ करता था। और ये बात इस तथ्य को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि इस्लामी शासकों ने कैसे अपनी सत्ता को सही ठहराया। फारसी दरबारी इतिहास में सुल्तान बलबन जैसे शासकों ने कभी ये दावा नहीं किया कि वो भगवान के अवतार हैं। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही चतुराई से खुद को ईश्वर की परछाई बताया। इससे जनता के बीच ये संदेश गया कि उनका शासन ईश्वर की ही मर्जी है और सत्ता को एक ईश्वरीय वैधता भी मिल गई। नए शासकों के लिए अपनी सत्ता को जनता से मनवाना हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। इसलिए शासकों ने भव्य मस्जिदों का निर्माण करवाया ताकि वो अपने शासन करने के नैतिक अधिकार को साबित कर सकें। आपको ऐसे शिलालेख भी मिलेंगे जहां अलाउद्दीन खिलजी की तुलना पैगंबर मूसा और सुलेमान के साथ की गई है। इसके अलावा शासकों ने विद्वानों और पवित्र लोगों को अपने दरबार में खूब सम्मान दिया ताकि जनता का भरोसा जीता जा सके। एक संशयवादी जनता को भरोसे में लेने के लिए यह धर्म और निर्माण का बहुत ही निष्पक्ष और बेहतरीन कूटनीतिक इस्तेमाल था। भाग 6, जल, धन और न्याय, प्रचुरता का नियम। आइए अब मध्यकालीन पीआर के आखिरी और बहुत ही जरूरी हिस्से की बात करते हैं, आम लोगों को बुनियादी संसाधन देना। उस समय के कृषि प्रधान समाज में पानी की कीमत बहुत ज्यादा थी। लोगों का मानना था कि एक न्यायप्रिय राजा वो है जिसके राज में अच्छी बारिश हो और पानी की कमी न रहे। यानी पानी की प्रचुरता सीधे तौर पर राजा के अच्छे शासन और ईश्वरीय न्याय को मापने का पैमाना बन गई थी। इसीलिए शासकों ने पानी के बड़े बड़े टैंक और जलाशय बनवाने पर बहुत जोर दिया। उदाहरण के लिए सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली के बाहर हौज़े सुल्तानी या राजा का जलाशय बनवाया। पूजा स्थलों के पास इन बावलियों और जलाशयों को बनाकर शासक ये साबित करना चाहते थे कि वो न सिर्फ जनता की आध्यात्मिक ज़रूरतों का बल्कि उनके पीने के पानी जैसी सबसे अहम भौतिक ज़रूरत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहता हूँ। अगर मध्यकालीन इमारतें उस दौर के राजाओं का इतना बड़ा राजनीतिक प्रचार थीं, तो ज़रा सोचिए हमारी आज की आधुनिक इमारतें और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भविष्य के इतिहासकारों को हमारे आज के नेताओं के बारे में क्या कहानी सुनाएंगे। वास्तुकला और सत्ता का ये रिश्ता सच में बहुत गहरा है। इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।